हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, आज हम आपके बीच में फिजिक्स विषय से संबंधित 5वें पाठ को लेकर हैं और इस पाठ में आप विद्युत चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए इससे संबंधित हम पहले प्रश्नों को देखते हैं। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप यदि चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो आइए पहले सवाल को देखें। पहला सवाल है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, चालक की प्रकृति पर। आइए बढ़ते चलें और दूसरे सवाल की तरफ मुखातिब हों। दूसरा सवाल है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट, वाट घंटा, यूनिट या ओम। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट। सही उत्तर होगा, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ें। तीसरा सवाल है कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है कैलोरी, जूल, ताप, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। जूल राइट आंसर। चौथा नंबर सवाल है, निम्न में किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, हार्वो, नाइट्रो या हाइड्रो। तो निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो राइट आंसर, ऑप्शन डी हाइड्रो सही उत्तर। आइए पांचवें सवाल की तरफ बढ़े। पांचवा सवाल है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ताप बढ़ने पर चालक का जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। राइट आंसर बढ़ता है। छठा नंबर सवाल है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है वोल्ट, कुलाम, वाट या एम्पियर। तो विद्युत धारा की बात हुई है तो याद रखिएगा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर राइट आंसर, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। 7 नंबर सवाल है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? याद रखिएगा, शुष्क सेल पूछा है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? और ऑप्शन है आपके लिए कार्बन, तांबा, जस्ता, लोहा। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी जस्ता राइट आंसर। आइए 8वां सवाल है आपसे, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति कुलाम, 1 जूल प्रति एम्पियर, या इनमें से कोई नहीं। 1 वोल्ट कहलाता है और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1 जूल प्रति कुलाम। 1 जूल प्रति कुलाम। 9वां सवाल है 9 नंबर कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर। आइए 10 नंबर सवाल पर आइए। 10 नंबर सवाल है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणीक्रम, पार्श्वक्रम, ए अथवा बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। राइट आंसर श्रेणी क्रम। 11वां सवाल है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? R बराबर V गुना 1, R बराबर V बाय I, R बराबर I बाय V, या R V I। तो चलिए इसके सही उत्तर को देखें। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, R बराबर V बाय I। आइए 12 नंबर सवाल है, धातु में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन के, मुक्त इलेक्ट्रॉन के, कोर इलेक्ट्रॉन के, या इनमें से कोई नहीं। धातु में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के। राइट आंसर मुक्त इलेक्ट्रॉन। बढ़ते हैं 13वें सवाल की तरफ चलते हैं। 13वां सवाल है, यदि दोस्तों टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। 13वां सवाल है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? वोल्ट मीटर से, आमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आमीटर से। विद्युत धारा की परिपथ में जो माप की जाती है वो आमीटर से की जाती है। 14वां सवाल है 14 नंबर
किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। एमीटर में किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? एमीटर, वोल्ट मीटर, कुंडली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कुंडली में। कुंडली राइट आंसर। 15 नंबर सवाल है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 30 ओम। 30 ओम। आइए 16 नंबर सवाल है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है 6 जूल, 24 जूल, 14 जूल या 10 जूल। तो 6, 24, 14, 10 क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा 24 जूल। 24 जूल राइट आंसर। 17 नंबर सवाल है किसी विद्युत बल्ब के अनुमानतांक 220 वोल्ट 120 वाट है। जब उसे 110 वोल्ट वाले पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपमुक्त शक्ति कितनी होगी? 100 वाट, 75 वाट, 60 वाट या 25 वाट? तो याद रखिएगा 60 वाट। 60 वाट राइट आंसर। 18वां सवाल है 2 चालक तार जिसमें पदार्थ की लंबाई और व्यास समान है। ध्यान से सुनिएगा, 2 चालक तार हैं जिसमें पदार्थ की लंबाई और व्यास दोनों समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर बाद में पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? 1:2, 2:1, 1:4 या 4:1? तो राइट आंसर होगा आपका 4:1। याद रखिएगा राइट आंसर होगा 4:1। आइए 19 नंबर सवाल पर चलें। 19वां सवाल है रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है और ऑप्शन है ऋण आवेश, धन आवेश, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा धन आवेश। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में जो आवेश उत्पन्न होता है वह धन आवेश होता है। आइए 20 नंबर सवाल है 20 नंबर कि ऊन द्वारा एवोनाइट की छड़ को रगड़ने पर एवोनाइट के छड़ पर उत्पन्न होता है ऋण आवेश, धन आवेश, कोई आवेश नहीं या इनमें से कोई नहीं। देखिए ऊन द्वारा जब एवोनाइट की छड़ पर रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ पर जो उत्पन्न होता है याद रखिएगा ऋण आवेश उत्पन्न होता है। क्या कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? ऋण आवेश। 21 नंबर सवाल। दोस्तों चैनल से यदि आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। आइए 21 नंबर सवाल है 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला बल कौन सा नियम लागू होता है? 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? फेराडे का नियम, एम्पियर का नियम, कूलाम्ब का नियम या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कूलाम्ब का नियम। 2 आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर जो नियम लागू होता है वह कूलाम्ब का नियम लागू होता है। 22 नंबर सवाल है 22वां कि 1 किलोवाट का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट, वाट घंटा या जूल प्रति घंटा? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है। याद रखिएगा यूनिट व्यवहारिक मात्रक है। चलिए आइए अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? I²R, IR², VI या V²/R? तो सही उत्तर होगा IR²। आइए 24 नंबर सवाल। अच्छा लग रहा होगा टेस्ट तो जरूर आप लाइक कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाना है तो शेयर कीजिए। आइए बिजली के फ्यूज का सार बना होता है। तो सवाल है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। देखिए यहाँ पर फ्यूज होगा और यहाँ पर तार होगा, थोड़ा गलती हो गया है, ध्यान रखिएगा। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है और आपका ऑप्शन है पहला टीन का, तांबे और टीन का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कि बिजली के फ्यूज का जो तार बना होता है तो तांबा और टीन दोनों को मिला के बना होता है। तो चलिए आइए 25 नंबर सवाल है 25 नंबर कि 1 जूल का मान होता है 4.18 कैलोरी, 0.24 कैलोरी,
0.42 कैलोरी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी, राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल को देखते हैं। बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? बल्ब के तंतु को बनाने में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, मैं इतना बोलूंगा नहीं, 4 ऑप्शन आपके सामने में है और देखिए इसका राइट आंसर होगा, और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए याद रखिएगा, ऑप्शन ए 3380 लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। आइए 28 नंबर सवाल। सवाल है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, ऑप्शन ये 4 हैं आपके सामने। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है और सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1.6 गुना 10 पर पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 पर पावर 19 जूल, -19 जूल। 28 नंबर सवाल। सवाल 28वां कि 1 वाट निम्नलिखित में किसके तुल्य है? और ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन है और सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी याद रखिएगा, 1 वाट निम्नलिखित में किसके तुल्य है? ऑप्शन सी राइट आंसर। आइए 29 नंबर सवाल। सवाल है आपसे, अगर 2 आवेशों Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, याद रखिएगा 2 आवेश है Q1 और Q2 और दोनों r दूरी पर स्थित है, तो कूलाम के नियम से उत्पन्न बल होगा। और ये फिर मैं वही चीज ज्यादा बोलूंगा नहीं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने में है, 4 विकल्प है आपके सामने में और सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए थोड़ा सा मैं रुक जाता हूं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए F बराबर K इंटू Q1 Q2 बाय R²। तो चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर। आइए 30 नंबर सवाल। सवाल है 30 नंबर कि कूलाम के नियम में K को क्या कहा जाता है? कूलाम के नियम में K को क्या कहा जाता है? और ऑप्शन है आपके लिए, ऑप्शन है एक नियतांक, समानुपाती नियतांक ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कूलाम के नियम में K को कहा जाता है, याद रखिएगा कूलाम के नियम में K को कहा जाता है समानुपाती नियतांक। आइए 31 नंबर सवाल। सवाल है कि 2 सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल होता है? देखिए यहां पर जो होगा, याद रखिएगा ये सदृश्य होगा, सदृश्य। तो चलिए बढ़ते हैं और ऑप्शन देखते हैं, आकर्षण का, दूसरा है प्रतिकर्षण का, गुरुत्व बल का या चुंबकीय बल का। तो 2 सदृश आवेशों के बीच प्रतिकर्षण प्रकार का बल लगता है, प्रतिकर्षण। आइए अगला सवाल 32 नंबर सवाल कि विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? विजातीय अलग अलग जातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा आकर्षण बल। विजातीय है, अलग अलग आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो आकर्षण बल, याद रखिएगा। आइए 33 नंबर सवाल है, 2 पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान रूप से धनाविष्ट और ऋणाविष्ट हो जाते हैं, इसे कहा जाता है। 2 पिंड है, उनको आपस में रगड़ा जाता है, दोनों पिंड जो है समान रूप से धनाविष्ट और ऋणाविष्ट हो जाते हैं, इसे कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, संहति संरक्षण का नियम या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। बढ़ते चलिए 34वें सवाल की तरफ आइए। 34 नंबर सवाल है कि 1 प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। 1 प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? तो ऑप्शन है नहीं, हाँ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि प्रोटॉन आवेशन जो है वह प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। चलिए 35वां सवाल है 35वां कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह हो जाता है। 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, मतलब 2 वस्तु को आपस में रगड़े, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह क्या हो जाता है? ऋण आवेशित, धन आवेशित या कोई आवेश नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा धन आवेशित हो जाता है। 2 वस्तु को रगड़े आपस में और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया वो हो जाता है धन आवेशित। आइए 36वां सवाल है कि जिन वस्तुओं को रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हुआ हो जाता है धनावेशित,
ऋणावेशित कोई आवेशित नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इस स्थिति में ऋणावेशित हो जाता है। ऋणावेशित स्थित विद्युत में आवेश विराम अवस्था में रहते हैं, गतिकी अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं, या किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। माने स्थिर विद्युत में आवेश कैसा रहता है, किस प्रकार का रहता है, ये पूछा गया। 4 ऑप्शन है आपके लिए, तो याद रखिएगा स्थिर विद्युत में आवेश जो रहता है वो विराम अवस्था में रहता है। तो विराम अवस्था ऑप्शन ए राइट आंसर। आइए 38 नंबर सवाल है कि धारा विद्युत में आवेश रहता है, धारा विद्युत में आवेश रहता है विराम अवस्था काल, गति की अवस्था में, किसी भी अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। धारा विद्युत में आवेश जो रहता है ऑप्शन बी राइट आंसर। माने कि धारा आवेश में आवेश रहता है गति की अवस्था में रहता है। राइट आंसर गति की अवस्था में। दोस्तों चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए 39 नंबर सवाल है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उसे कहा जाता है। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उसे कहा जाता है अर्ध विद्युत चालक, विद्युत रोधी, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा आपका विद्युत चालक। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो जा सकती है उन्हें कहा जाता है विद्युत चालक। बढ़ते चले और अगले सवाल को देखें, 40 नंबर सवाल को। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती उसे कहते हैं विद्युत रोधी, विद्युत चालक। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आसान सवाल है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विद्युत रोधी, विद्युत रोधी। 41 नंबर सवाल है जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं कहे जाते हैं विद्युत चालक, विद्युत रोधी। ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा विद्युत रोधी। 42 नंबर सवाल है किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने वाली सरल उक्ति को कहते हैं वोल्टेज सेल, सूखा सेल, संचायक सेल, या इनमें से कोई नहीं। तो वोल्टेज सेल राइट आंसर। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने वाली सरल उक्ति को हम वोल्टेज सेल कहते हैं। 43वां सवाल देखें। सवाल है विद्युत धारा की विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा विद्युत प्रवाह की दिशा जो मानी जाती है वह धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है, प्लस से माइनस की ओर। चलिए अगला सवाल 44 नंबर सवाल है एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा कहा जाता है, विद्युत धारा राइट आंसर। 45 नंबर सवाल है आवेश का मात्रक है कूलाम, वोल्ट, एम्पियर या ओम। आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, राइट आंसर कूलाम। 46 नंबर सवाल है 46वां, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वाट के प्रत्येक बिंदु से कितनी इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? और 4 ऑप्शन है आपके लिए, ये चारों ऑप्शन में देखिए और इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है 6 × 10⁻18। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वाट के प्रत्येक बिंदु से 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है। 47 नंबर सवाल है विद्युत सेल का प्रतीक है, विद्युत सेल का प्रतीक है। और ये 4 प्रतीक आपके सामने मैं बोल तो सकता नहीं हूं, ये 4 प्रतीक आपके सामने हैं और आप सोचिए और इसका सही उत्तर देखिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। आइए 48 नंबर सवाल, ओम के नियम से निम्नांकित में कौन सत्य है? ओम के नियम से निम्नांकित में कौन सत्य है? ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन है आपके लिए। ओम के नियम से निम्नांकित कौन सत्य है? तो I = V/R। ओम के नियम में निम्नांकित कौन सत्य है? I = V/R। 49 नंबर सवाल है 49वां, ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ओम के नियम में अचर राशि जो होता है वो ताप होता है, प्रतिरोध, ताप, धारा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ओम के नियम में ताप अचर राशि होता है।
50वां सवाल, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है सरल रेखा, वक्र रेखा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख जो होता है वो सरल रेखा होता है। सरल रेखा राइट आंसर। 51 नंबर सवाल है, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ के विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं? प्रश्न आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है, और देखिए ऑप्शन है प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध। 52 नंबर सवाल पर चले। सवाल है कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म है जो चालक में किसके प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म है जो चालक में किसके प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन के। किसके? इलेक्ट्रॉन के। आइए 53 नंबर सवाल है, यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया हो तो दोबारा आवेशित करना संभव है या नहीं? मतलब प्राथमिक सेल है, उसका पूर्णतः हमने उपयोग कर लिया, क्या उसको दोबारा आवेशित करना संभव है या नहीं? तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, नहीं राइट आंसर। 54, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? मतलब संचायक बैटरी को हम पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, हाँ, संचायक बैटरी को पुनः आवेशित करना संभव है। 55 नंबर सवाल है, जब 1A धारा 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है? 1 वाट, 2 वाट, 8 वाट या 4 वाट? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1 वाट। आइए 56 नंबर सवाल को देखें। 56 नंबर सवाल है, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? 3600, 36,000, 36 लाख, ठीक है, या 3,60,000? तो क्या ए, बी, सी, डी, क्या सही उत्तर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 3600 जूल। 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर होता है। 57 नंबर सवाल है, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का प्रयोग होता है ऑटोमोबाइल में, औद्योगिक कार्यों में, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? मतलब लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का जो उपयोग होता है वह हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी होता है और औद्योगिक कार्यों में भी होता है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही। 58 नंबर सवाल है, और देखिए ऑप्शन से पहले मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को प्रेस कीजिए। यदि टेक्स्ट अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, दोस्तों तक भी पहुंचाना है तो शेयर कीजिए। तो सवाल है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की सतह पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निपेक्षित करने के प्रक्रम को कहते हैं। और ऑप्शन है आपके लिए विद्युत लेपन काल, विद्युत अपघटन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की सतह पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को हम लोग जो कहते हैं वह विद्युत लेपन कहते हैं, विद्युत लेपन काल नहीं। ये ध्यान रखिएगा, ई लेपन काल नहीं होगा, काल ई समझिए, काल नहीं, ये नहीं, ठीक है, इसको हटा दीजिए, सिर्फ विद्युत लेपन। चलिए दोस्तों, मैं यही उम्मीद करूंगा, यदि आप अगले टेस्ट से भी जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को प्रेस कर दीजिए, और यदि टेस्ट अच्छा लगा तो लाइक करते हुए दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए पुनः मिलते हैं अगले दिन अच्छे प्रश्नों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।